हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम 12 जुलाई दैट इज़ आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। विल ट्राई टू कवर इट एक्सटेंसिवली, जिसमें हम प्रीलिम्स की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी और मेंस की जो एनालिटिकल चीज़ें हैं वो भी, दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, पहला न्यूज़ यहाँ पर कावेरी डिस्प्यूट के बारे में है। सो आप जानते हैं कावेरी रिवर जो है हमारे साउथ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु से मिलने निकलता है। ध्यान रखिएगा, कावेरी डिस्प्यूट जो है वो भी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हो रहा है, जहाँ पर जो हमारी एक कावेरी ट्रिब्यूनल बनाई गई है, उसके तहत ये बोला गया है कि कर्नाटका जो है उसको कुछ पानी जो है वो तमिलनाडु को ट्रांसफ़र करना है। ना कितना पानी ट्रांसफ़र करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ध्यान रखिएगा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्नाटका है उसको कुछ पानी ट्रांसफ़र करना है तमिलनाडु को, बट वो पानी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। मूविंग हेड, सेकेंड न्यूज़ जो है हमारा, दैट इज़ काइंड ऑफ अ एनालिटिकल थिंग। आप जानते हैं यूपीएससी अक्सर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है हर बार। तो यहाँ पर हमें ये समझना है दैट सी केरला हाईकोर्ट में रिसेंटली एक केस आया है, जहाँ पर बात ये की गई है कि क्या जो हस्बैंड के लिए रूल्स होते हैं, मतलब एक मैरिज के अंदर जो हस्बैंड के लिए रूल्स होते हैं, क्या सेम रूल्स एक लिव इन पार्टनर के ऊपर अप्लाई होते हैं। सो केरला के हाईकोर्ट ने ये बोला है कि ऐसा नहीं होता है। देखो, कोई ऐसा पर्सन जो कि एक लीगली मैरिड है किसी वुमेन के साथ में, उसके ऊपर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी के कुछ रूल्स लागू होते हैं। सेक्शन 498A क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी हस्बैंड कभी भी अपनी वुमेन के साथ क्रुएल्टी नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड्स में डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक क्रुएल्टी, इन सबसे बचाता है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। नाउ बात ये हुई है कि एक लिव इन पार्टनर जो कि एक फीमेल थी, उन्होंने अपने लिव इन पार्टनर मेल के अगेंस्ट में केरला हाईकोर्ट में केस किया है, जहां वो बोला है कि उसके साथ में रहकर उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है और फिजिकली उसको मारा पीटा जाता है। बट केरला हाईकोर्ट ने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया, और ये बोला गया है कि सिंपली ये पर्टिकुलर सेक्शन 498A जो है वो सिर्फ मैरिज के बाद ही लागू हो सकता है। मतलब एक हस्बैंड जो कि लॉफुली मैरिड हो किसी वुमेन के साथ, वहाँ पर ये लागू हो सकता है, उसके अलावा ये कहीं और पे लागू नहीं हो सकता। आप किसी और सेक्शन के तहत इस पर्टिकुलर कोर्ट को, इस पर्टिकुलर केस को आगे लेके जा सकते हैं, बट सेक्शन 498A के तहत ये पर्टिकुलर केस आगे नहीं जा सकता। सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना है कि हस्बैंड के ऊपर जो भी रूल्स लागू होते हैं, सेम रूल्स लिव इन पार्टनर के मेल या फीमेल के ऊपर लागू नहीं होंगे। ठीक है, सो आई होप आप इतना क्लियर है। मूविंग अहेड, थर्ड न्यूज़ एक शिप के बारे में है, जिसका नेम है सैन फर्नांडो शिप। नो, कल के डिस्कशन के अंदर हमने बात की थी विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में। हमने देखा था ये एक डीप वाटर कंटेनर पोर्ट है, राइट, जो कि केरला के अंदर प्रेजेंट है। केरला में कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर जो विजिंगम पोर्ट है, वहाँ से फर्स्ट शिप जो निकली है ना, उसका नाम है सैन फर्नांडो। और ये चीज़ ऑब्वियसली यूपीएससी के अंदर तो नहीं पूछी जाएगी, बट आप इस चीज़ को यहाँ पर देखो मेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं किस तरीके से इंडिया डेवलप हो रहा है। तो इंडिया के डेवलपमेंट में जब आप विजिंगम पोर्ट की बात करेंगे, वहीं पर आप इस पर्टिकुलर शिप की बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं, अगर आप बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर किसी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सैन फर्नांडो रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था। सबको पता होना चाहिए ये फर्स्ट शिप था जो कि विजिंगम पोर्ट से निकला था। नाउ अगर हम विजिंगम पोर्ट की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 7700 करोड़ की इसकी वैल्यू है इस पर्टिकुलर पोर्ट की। मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट वगैरह इसकी है, सारे के सारे जो एसेट्स वगैरह मिलाकर इतने रुपीज़ का ये है। और ये एक मेजर पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, जो कि केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद अदानी ग्रुप। नाउ अदानी को आप जानते हैं, इंडिया के फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के जो रिचेस्ट पर्सन है अदानी, गौतम अदानी, उनकी जो कंपनी है अदानी ग्रुप ऑफ शिपिंग्स, उन्होंने केरला गवर्नमेंट के साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसके तहत इस पर्टिकुलर पोर्ट को बनाया गया था, विजिंगम पोर्ट को। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। मूविंग अहेड, फोर्थ न्यूज़ जो हमारा है वो बिम्स्टेक से रिलेटेड है। और रिसेंटली बिम्स्टेक का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, 2024 की जो बिम्स्टेक मीटिंग हुई है उसको इंडिया ने होस्ट किया है, उसकी फॉरेन अफेयर्स मीटिंग को। तो ऑब्वियसली इसको हेड कौन करेगा? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर जो है वो इसको हेड करते हैं। उन्होंने इसको हेड किया और इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो ये पर्टिकुलर मीटिंग जो थी वो काफ़ी टाइमली मीटिंग थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक का एक मेंबर है, और साथ ही साथ म्यांमार में भी राइट नाउ आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, बिकॉज वहाँ की जो मिलिट्री है, जिसको जुंता बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्ट होकर बनी थी, ऑंग सान सू की जो ये प्राइम मिनिस्टर थी, इनकी पावर को टॉपल करके मिलिट्री यहाँ पर जो है पावर में आ गई है, उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी ऑंग सान सू की, उनको वहाँ पर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। सो
फॉर द पास्ट 2 to 3 ईयर्स म्यांमार की जो फॉर्मर पीएम थी ऑंग सान सू की, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, वो भी राइट नाउ जेल में है, और जो वहाँ की मिलिट्री है वो एक्चुअली रूल कर रही थी। बट पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि जो मिलिट्री जुनता है म्यांमार की, उसको काफ़ी सेटबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो, हुआ ये है कि म्यांमार के अंदर ही बहुत सारे ऐसा प्रो नेशनल ग्रुप्स जो है, मतलब जो कंट्री की भलाई चाहते हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और उन्होंने मिलिट्री के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। सो जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो बेसिकली मिलिट्री के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और वापस डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर मिलिट्री जुंटा को कुछ सेटबैक्स यहाँ पर देखने पड़े हैं पिछले कुछ महीनों में, जिसके कारण म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके कारण बिम्स्टेक की जो रिसेंट फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई है वो और ज़्यादा टाइमली मीटिंग हुई है। नाउ देखो, एस जयशंकर सर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने एम्फोसाइज किया इस बात पे कि इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि स्पेशली बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं, उनके बीच में रीजनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट एक्सटर्नल चैलेंजेस तो हम सॉल्व कर ही पाए, साथ ही साथ उन कंट्री के जो खुद के इंटरनल चैलेंजेस हैं उनको भी हम सॉल्व कर पाएँ। सो इनडायरेक्टली उन्होंने म्यांमार के बारे में ही बात की यहाँ पर। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर सकता है, जिसके तहत आसपास के रीजन के अंदर हम कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है उसको हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो बिम्स्टेक जो है ओवरऑल एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह मतलब बन सकता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है जो कि आसपास के रीजन को ज्वाइन कर सके। ऑलराइट, अब देखो, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी हो रही है उसके कारण बिम्स्टेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि म्यांमार की जो प्रोजेक्ट्स है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, इंडिया के साथ भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, जितने भी आपस में उन्होंने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, इन सबको भी काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज जो मिलिट्री है वहाँ की, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, वो सिंपल अपना पॉलिटिकल पावर रखना चाहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ वो जो ओवरऑल जो रीजनल कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावा देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एस नोंगचो। ध्यान रखिएगा, नोंगचो एक प्लेस है जो कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है म्यांमार के अंदर, और रिसेंटली म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने इसको लूज़ किया है, और जो वहाँ की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है उन्होंने इस चीज़ को जीता है, नोंगचो। तो यूपीएससी कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन कि नोंगचो नाम की सिटी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यू शुड बी नोइंग इट इज़ प्रेजेंट इन म्यांमार। इंडिया का स्टैंड क्या है म्यांमार के ऊपर? ध्यान रखिएगा, इंडिया ने कभी भी म्यांमार को सपोर्ट या फिर उसके अगेंस्ट में नहीं बोला है। इंडिया ने अभी तक अपना जो स्टांस है उसको क्लैरिफाई नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया के एक तरफ तो म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन है, तो भले ही पॉलिटिकली अच्छे रिलेशन थे ऑंग सान सू की के साथ, बट अभी राइट नाउ पावर में मिलिट्री है, तो इंडिया को मिलिट्री के साथ भी अपने रिलेशन को बना के रखना होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंडिया है उसने अपना क्लैरिफाई नहीं किया अभी भी अपने स्टांस को। सो राइट नाउ अभी इंडिया क्या कर रही है, तो इंडिया जो है ऐसे लोग जो कि म्यांमार से डिस्प्लेस हो गए हैं, या फिर जो मिलिट्री लोग जो कि वहाँ से हट करके इंडिया में आकर मिजोरम में रह रहे हैं, उन सबको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। दैट्स ऑल, कुछ और इंडिया ने अभी तक राइट नाउ प्लान नहीं किया है। मूविंग अहेड, कुछ लेबर कोड्स की बात करते हैं। तो पिछले साल इंडिया में 4 लेबर कोड्स को पास किया गया था लोकसभा प्लस राज्यसभा के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जो लेबर कोड्स है उसको हम पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ट्रेड यूनियंस होते हैं ना, ट्रेड यूनियंस उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जो सेंट्रल लेवल पर ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर 4 लेबर लॉज के इंप्लीमेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा अपोज किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने ये बोला है कि जितने भी ट्रेड यूनियन राइट्स हैं न्यू लेबर लॉज में वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उसको और बेटर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जितने भी गिग वर्कर्स हैं, मतलब जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी का अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आज भी सोशल सिक्योरिटी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की वो इंश्योर्ड नहीं होती है, उसके कारण जो है उनकी जॉब कभी भी जा सकती है, उनके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट। तो उस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लेबर कोड्स को और ज़्यादा बेटर करने की बात की गई है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो न्यूज़ है इट इज़ अगेन अ फैक्चुअल न्यूज़ जो कि स्टेट पीसेस वगैरह में यहाँ पर काम आ सकता है। द न्यूज़ सेज कि 2024 का जो अवार्ड है फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी, मतलब समुद्र के अंदर अगर किसी भी टाइप का अगर रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह चल रहा हो तो उसके लिए हर साल एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है? IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को देता है। सो रिसेंटली अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के कैप्टन अविलाश रावत है जो कि इंडियन नेवी के अंदर है। वो एक ऑयल टैंकर के थ्रू मतलब जा रहे थे और उन्होंने एक वेसल को बचाया था जिसका नाम था मार्लिन लोंडा। बस ध्यान रखिएगा, मार्लिन लोंडा नाम का जो शिप था जो कि एक रेड सी के थ्रू जा रहा था, उस पर हाउदीज़ ने अटैक किया था 26 जनवरी 2024 को, इसी साल। तो उसको कैप्टन अविलाश रावत और उनकी टीम ने इस पर्टिकुलर शिप को पूरी तरीके से बर्बाद होने से बचाया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग उनको एक एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी का अवार्ड दिया जा रहा है बाय IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग अहेड, यहाँ पर एक एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है क्या? देखो, एडिटोरियल के साथ में एक केस स्टडी भी है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी आंसर के अंदर कोट कर सकते हैं, स्पेशली GS पेपर 4 एथिक्स के आंसर्स के अंदर। नाउ टॉपिक क्या है? किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, मतलब ऐसे लोग जिनके बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन काम नहीं करता है उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं AI।
तो एक केस स्टडी बात की गई है मासाहिरो फुजिमोटो इस नाम के एक जापानीज़ पर्सन के बारे में। ये जापानीज़ पर्सन है जो कि एक गेमर है। नाउ ये विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब वो देख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ChatGPT 4.0 जो रिसेंट लॉन्च हुआ है ChatGPT का, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने टोक्यो में पूरे के पूरे शहर वो अकेले घूम गए, राइट फ्रॉम हिज होम टू अ स्टेडियम जहाँ पर पैरा ई स्पोर्ट्स का मीटअप होने वाला था। वहाँ पर वो सिंपली ChatGPT के हेल्प से पहुँच गया। ऐसा कैसे? देखो ChatGPT जो है ऑडियो वीडियो इन सबको भी सपोर्ट करता है अपने पेड वर्जन के अंदर, सब्सक्राइब वर्जन के अंदर। तो ऑब्वियसली उसी के हेल्प से मासाहिरो फुजिमोटो ने पूरा का पूरा सिटी जो है नेविगेट कर लिया बिना किसी के हेल्प के। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली केस स्टडी के अंदर आंसर, मतलब अपने आंसर के अंदर आप कोड कर सकते हैं किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिकली ChatGPT 4.0 जो है, उसने किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम है मासाहिरो फुजिमोटो, उसको हेल्प किया एंटायर सिटी को घूमने में विदाउट एनी डिपेंडेंसी, जबकि वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब वो देख नहीं सकते। इनके अलावा कुछ और भी AI टूल्स हैं, जैसे कि पहले का नाम है सीइंग AI, ये भी देखने में हेल्प करता है। सेकेंड है इनविजन AI, तीसरा है टैप सी, चौथा है ऐप बी माई आइज़। तो ये 4 मेन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जिनको आप आंसर्स के अंदर कोड कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर की क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये सब क्या करते हैं, ये सब बेसिकली हेल्प कर रहे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर जो ओवरऑल ऐसे लोग हैं जो बेसिकली डिसेबल्स हैं, उनको और ज़्यादा बेटर तरीके से लाइफ को जीने में हेल्प कर रहे हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट एक और टूल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट जीका वायरस। ध्यान रखिएगा, जीका वायरस फिर से एक बार रीइमर्ज हो रहा है इंडिया में, जहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में कुछ 15 केसेस फिर से रीइमर्ज हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। और जीका वायरस की बात करें, ये मॉस्किटो से फैलता है और सबसे पहले युगांडा में इसको देखा गया था 1947 के अंदर में। देखो बेसिकली तो ये जो इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होते हैं उसी पर्टिकुलर मॉस्किटो की तरफ फैलता है। ध्यान रखिएगा, सेम मॉस्किटो जो है वो जीका भी करता है, मतलब जीका डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा सेम मॉस्किटो डेंगू भी कॉज कर सकता है और सेम ही जो मॉस्किटो है वो चिकनगुनिया को भी कॉज कर सकता है। और ये स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है? पहला तो हमने देखा मॉस्किटो बाइट के कारण, अगर ये वाली मछली काट लें तो उसके कारण यहाँ पर जीका, डेंगू या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है। इसके अलावा मदर टू फीटस, यानी कि अगर किसी मॉम को, किसी मदर को अगर ये पर्टिकुलर बीमारी हो जाए तो उसके बच्चे को भी ये पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं और आपके ब्लड में एक ऐसा ब्लड डाला गया जिसको ऑलरेडी बीमारियाँ थी, तो वहाँ से भी ये पर्टिकुलर बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो 4 मेन तरीके हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। पहला है मॉस्किटो का बाइट्स, दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, तीसरा है मदर से फीटस की तरफ ट्रांसफर होना और चौथा है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा। इन 4 तरीकों से जीका यहाँ पर फैल सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सिंपली रैशिंग हो सकती है बॉडी में, फीवर, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मसल एंड जॉइंट पेन वगैरह हो सकते हैं, बट ये सब 1 हफ्ते के अंदर फिनिश हो जाते हैं। और बहुत बार तो जीका इतना कम होता है कि ये पता भी नहीं चलता, मतलब कोई सिम्टम शो नहीं करता, ऑटोमेटिकली आकर ख़त्म हो जाता है। नाउ प्रेगनेंसी पर इसका क्या इफेक्ट होता है? मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मदर से फीटस में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है कि अगर ये मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर जो बच्चे होंगे उसको कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसेफली का मतलब है उस बच्चे का जो सिर है वो सिर का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्री वगैरह आ सकती है, बच्चे को आते ही बुखार हो सकता है, राइट। मतलब दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ तक कि उसको प्री टर्म बर्थ और मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मदर जो है वो बच्चे को सही सलामत वो ना कर पाए, मतलब उसको सही सलामत जीवित ना कर पाए, उसको बर्थ ना दे पाए, ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि जीका अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है तो वो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक गुलैन-बेरे सिंड्रोम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, गुलैन-बेरे सिंड्रोम जीका से कनेक्टेड है। सो अगर जीका किसी को बीमारी है तो वहाँ से गुलैन-बेरे सिंड्रोम जो है वो होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। वैक्सीन की बात करें, जीका का कोई भी वैक्सीन अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, ना ही उसकी प्रिवेंशन के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए, और ना ही अगर किसी को हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी भी तरीके की कोई भी दवाइयाँ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। मूविंग अहेड, एक और एडिटोरियल है यहाँ पर, इसको हम डिस्कस करते हैं। ना आप जानते हैं रिसेंटली हमारे यूनियन का बजट आने वाला है कुछ दिनों में। ना उस बजट से पहले बिहार और आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंस आप ऑलरेडी आई होप आप जानते होंगे। रिसेंटली जो लोकसभा जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें जो बीजेपी लेड एनडीए है, उस एनडीए को पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मतलब उसको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, जिसके कारण उसको एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा है। और कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको जो 2 लीडर्स ने हेल्प की है उनमें से एक बिहार के चीफ मिनिस्टर है और एक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर हुआ यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल पैकेजेस की डिमांड की है, उनके खुद के स्टेट्स को स्पेशल पैकेजेस मिलने चाहिए अगर बीजेपी पार्टी को उनका सपोर्ट चाहिए इन द अपकमिंग 5 years और नॉट, ऐसा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या स्टेट्स को स्पेशल पैकेजेस मिल सकते हैं फाइनेंस कमीशन के एलोकेशन के अलावा? मतलब देखो, फाइनेंस कमीशन तो ऑलरेडी एलोकेट करता ही है हर साल स्टेट्स को, बट क्या उसके अलावा स्पेशल पैकेजेस स्टेट्स को मिल सकते हैं?
देखो, पहले आपको समझना है कि फाइनेंस कमीशन का मेन रोल क्या है। फाइनेंस कमीशन बेसिकली स्टेट्स को कुछ फंड्स वगैरह एलोकेट करता है। सेंटर जितना भी जीएसटी वगैरह या फिर अलग अलग टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करता है, उसमें से कुछ पैसा वो स्टेट को देता है। नाउ उसके लिए फाइनेंस कमीशन ने एक फार्मूला बनाया है और उस फार्मूला के अंदर इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, डेमोग्राफिक, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं और उसके बाद ही फिर स्टेट वाइज डिसाइड किया जाता है कि इसको कितना पैसा मिलेगा। तो रिसेंटली जो 15 फाइनेंस कमीशन आया था उसके अंदर ये बोला गया कि जो 41% पैसा है वो बेसिकली स्टेट के पास जाना चाहिए। मतलब आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़ 41 रुपीज़ शुड गो टू द स्टेट्स, ऐसा बोला गया, जिसमें से यूपी और बिहार को हाईएस्ट पैसा दिया गया था 2020 और 2021 के अंदर। नो क्यों, क्या सच में स्टेट्स को स्पेशल पैकेजेस मिलना चाहिए इस पैसों के अलावा? मतलब जो फाइनेंस कमीशन तो 41% पैसा दे ही रहा है, क्या इसके अलावा और भी पैसे चाहिए? तो यस, इन फेवर में एक पॉइंट है यहाँ पर। फेवर में ये है, कभी कभी कुछ स्टेट्स की नीड्स स्पेशलाइज हो जाती हैं, जहाँ पर उनके कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे डील करने के लिए उनको एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में सेंटर अगर चाहे तो स्टेट्स की हेल्प कर सकता है। इससे क्या होगा, जो भी रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, वो सब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर इशू सॉल्व होने के उसमें आ जाएगा। नाउ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अगेंस्ट में भी है। पहला पॉइंट अगेंस्ट में यह है कि देखो, स्पेशल पैकेजेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। क्यों? बिकॉज जो फाइनेंस कमीशन ने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है, कुछ यहाँ पर पैरामीटर सेट किए हैं, उन पैरामीटर्स को हम बाईपास कर रहे हैं और बाईपास करके हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे करने से तो जो हमारे सेंटर के पास जो फिजिकल प्रूडेंस है वो प्रूडेंस खत्म हो जाएगा, फिजिकली हम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर बीजेपी की सरकार अभी गवर्नमेंट में है तो जितने भी स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी उन सबको बीजेपी पैसा दे देगा, और कोई ऐसी स्टेट जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होगी उनको बीजेपी पैसा नहीं देगा। सो पॉलिटिकल फेवरेटिज्म वगैरह हो सकता है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक फॉर्मूला बेस्ड डेवोल्यूशन करना चाहिए, मतलब एक फॉर्मूला बनाना चाहिए कि अगर किसी को भी लेट्स से कि इमरजेंसी में पैसा चाहिए किसी स्टेट को, तो किस तरीके से वो पैसा हम दे सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह बनाना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर हम किसी को स्पेशल फाइनेंशियल पैकेजेस देते हैं तो उसके कारण डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब जितना चाहो पैसा उतना ट्रांसफर कर दो, डिस्क्रिशन पे है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सो कौन है उनको रोकने वाला? दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। उसके कारण फिर से एक बार जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, जो हमारी क्रेडिट बेसिकली जो हमारी क्रेडिट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकती है। इंडिया का जो ओवरऑल पैसा है वहाँ पर रिड्यूस हो सकता है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर कुछ आ सकती हैं। तो रिकमेंडेशंस क्या हैं? पहली चीज़ तो हमें फिजिकल प्रूडेंस को देखना होगा, मतलब कि सेंटर को कितना पैसा ज़रूरत है, स्टेट्स के पास कितनी पैसा ज़रूरत है, उन सब ज़रूरत के हिसाब से पैसा ट्रांसफर करना होगा। सेकंड, डिस्क्रिशनरी या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड फाइनेंशियल पैकेजेस देने से बचना होगा, ऐसा नहीं करना होगा। सेकंड, फाइनेंस कमीशन ने जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मूलाज बनाए हैं उसको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रहे हर स्टेट को पैसा मिलने में। और तीसरा, जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज जीएसटी का सारा पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट के पास कोई भी यहाँ पर सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बचती, जिससे कारण स्टेट जो है पूरी तरीके से सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये इसी कारण स्पेशल पैकेजेस की वो डिमांड करते हैं। सो अगर जीएसटी में हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएँ जिसके तहत कुछ पैसा यहाँ पर स्टेट्स के पास ऑटोमेटिकली जाए, तो यहाँ पर सेंटर का जो ओवरऑल शेयर है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर जो एडिटोरियल था, ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। मूविंग अहेड, एक और एडिटोरियल यहाँ पर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस है, उसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया की प्लानिंग्स क्या क्या हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी जून 2024 में जो आया था उसको थोड़ा सा और चेंज करके उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेकर आना है। सिंपल शब्दों में समझो, सिंपल शब्दों में ये कि ऐसा पर्सन जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको भी कुछ ना कुछ हम एडिशनल पैसा देंगे, उसको हम कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज रिसेंटली पॉलिसी, एक न्यू पॉलिसी ये बनी है कि कोई भी ग्लोबल प्लेयर, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर, कोई भी अगर इंडिया में आकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए, तो उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसलिए बोला गया कि अगर किसी ने इससे पहले भी अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है ईवी के सेक्टर में, तो उसको भी यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह दिया जाएगा। फोकस किसके ऊपर है? फोकस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा इन्हांस करने के ऊपर, उसको और ज़्यादा बेटर करने के ऊपर, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बेटर करने के ऊपर, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा मार्केट है उसमें कंपटीशन इंक्रीज़ करने के लिए, राइट। तो ये यहाँ पर जो है ज़रूरत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ना अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पॉलिसी हमारा ये है कि हम ओवरऑल इंपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। देखो, अगर दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पर आकर हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ लोकल लेबर्स को जॉब मिलेगी, राइट। बहुत सारे स्किल लोग होंगे, उनको जॉब मिलेगी, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो ओवरऑल लोगों के हाथों में पैसा आएगा, राइट। पैसा आएगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, राइट। डोमेस्टिक सप्लाई चेन जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर हम किसी तरीके से ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में लाकर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करवाएं तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
ना देखो, इसके अलावा एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द 4 व्हीलर्स के अंदर यही लगता है। इससे हम शिफ्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, मतलब इन इंजन्स को छोड़ करके हम बैटरी इंजन की तरफ यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 200 से 500 मिलियन डॉलर्स चाहिए अगर हमें एक 20 से 30 गीगावाट आवर का प्लांट बनाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का। तो बट इतना पैसा तो राइट नाउ हमारे पास नहीं है सिर्फ इस चीज़ के लिए। तो ऑब्वियसली हम ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं उनसे यहाँ पर एक फेवर मांग सकते हैं कि अगर वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करे तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर पैसा आएगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कम्बशन इंजन व्हीकल्स। सो क्यों लोग जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना। सो स्टार्टिंग में अगर आपका इतना एक्सपेंसिव होता है, भले ही बाद में आपको वो हेल्प करे, बट स्टार्टिंग में तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर वो एक्सपेंसिव है तो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन लोगों ने भी सिमिलर पॉलिसीज़ अपनाई है जहाँ वो कम्बशन इंजन से हट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वही है कि इंडिया को भी इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, एक और यहाँ पर एडिटोरियल टॉपिक है जहाँ पर डेंगू केसेस के बारे में बात की गई है कि पिछले कुछ सालों में एंड पिछले कुछ महीनों में एक्चुअली डेंगू केसेस लगातार वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखो, ध्यान रखना, इंडिया के अंदर भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर डेंगू केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने लगे हैं पिछले कुछ सालों में। नाउ WHO की अगर माने तो सिर्फ 2024 के अंदर ही 7.6 मिलियन डेंगू केसेस यहाँ पर ऑलरेडी रिपोर्ट किए जा चुके हैं। सोचो, 2024 का भी हम आधे में पहुँचे हैं मुश्किल से, और यहाँ पर 7.5 मिलियन डेंगू केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें से 3.5 मिलियन जो है, 3.4 मिलियन जो है ये तो कंफर्म केसेस हैं। 16,000 से ज़्यादा यहाँ पर सीवियर केसेस हैं और 3,000 से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर खो चुके हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के कारण। इन सब चीज़ों के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि डेंगू एक एंडेमिक डिजीज़ बन गई है। मतलब 100 से ज़्यादा कंट्री के अंदर डेंगू जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फैल रहा है, जिसमें बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हो गई, फिर साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, ये सारी की सारी कंट्री जो है इसके अंदर, सारी की सारी रीजन्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर आप सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरा जो ग्लोबल डिजीज़ होता है उसका 70% डिजीज़ जो है वो सिर्फ एशिया के अंदर होता है, जिसके कारण एशिया के अंदर डेंगू का बर्डन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। नो एग्जैक्टली क्या रीज़न है, ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण डेंगू इंक्रीज़ हो रहा है। पहला है वेदर पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार अनकंडीशनल रेनफॉल्स आ रही हैं, अनइन्वाइटेड रेनफॉल्स आ रही हैं, टू बी फ्रैंक अनसीजनल रेनफॉल्स आ रही हैं, जिसके कारण पानी जमा हो रहा है और डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। सेकंड, हम अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा पास में घरें बन रही हैं। घर बनने के कारण यहाँ पर बहुत सारा ऐसा स्पेसेस बच जाते हैं जहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं, राइट। बहुत सारे कोने रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेट्स से कि बहुत सारे पानी जमा हो जाते हैं। देन पॉपुलेशन मूवमेंट्स वगैरह हो रही हैं, इसी कारण रूरल एरिया से हटकर हम अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। वंस अगेन हमारा जो ओवरऑल डेंसिटी है वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है, और जब भी डेंसिटी इंक्रीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, उसी कारण मॉस्किटोज़ का जो ओवरऑल ब्रीडिंग होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, और मॉस्किटो की ब्रीडिंग इंक्रीज़ होने के कारण ओवरऑल डेंगू भी इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड, वंस अगेन ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसी कारण भी जो वायरस है एक पर्सन के साथ साथ में दूसरे पर्सन तक पहुँच जा रहा है, सेकेंड जगह तक पहुँच जा रहा है। ट्रांसमिशन की बात करें, आपको याद होगा हमने ऊपर देखा था कि जो मॉस्किटो जीका कॉज करता है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, सेम जो है डेंगू और चिकनगुनिया को भी कॉज करता है। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं डेंगू के अंदर। तमिलनाडु में देखा गया है कि हर 5 साल में डेंगू लगातार वापस फैल रहा है, और ये बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरीके से चपेट में ले रहा है। सो डेंगू का एक पैटर्न भी है, पैटर्न को भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऑलराइट, मूविंग हेड, नेक्स्ट चीज़ ये है कि चाइना ने बेसिकली जितना एनर्जी चाइना पहले प्रोड्यूस करता था, राइट नाउ ऐसा देखा गया है कि उसका 2/3 एनर्जी जो है वो विंड और सोलर एनर्जी से बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने अपनी कोल की यूसेज को काफ़ी लगातार रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, और जहाँ पर चाइना ने ऑलमोस्ट 339 गीगावाट्स का जो विंड और सोलर पावर प्लांट है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कितना है, 339 गीगावाट्स ज़्यादा है कम, मैं आपको बताता हूँ एक कंपैरिजन के थ्रू। देखो, चाइना के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है अमेरिका, यूएसए, और यूएसए का जो ओवरऑल है वो सिर्फ 40 गीगावाट्स है। सोचो, सोलर और विंड मिलाकर के जो यूएसए ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके तहत जो उसने बनाया है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो सिर्फ 40 गीगावाट्स है, और चाइना ऑलरेडी 339 गीगावाट्स, मतलब 8 गुना ज़्यादा चाइना ने ऑलरेडी अपना विंड और सोलर पावर को इंक्रीज़ कर लिया है। इसके अलावा चाइना का एम क्या है, चाइना का एम है कि 2030 होते से पहले इस 339 गीगावाट को इंक्रीज़ करके ऑलमोस्ट 1200 गीगावाट तक पहुंचाना है विंड और सोलर की कैपेसिटी। समझिएगा, यूएसए सिर्फ 40 गीगावाट्स पे है और चाइना प्लानिंग कर रहा है 1200 गीगावाट्स की, मतलब इट इज़ लाइक 300 टाइम्स, राइट। तो इसके कारण यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है किस तरीके से चाइना लगातार विंड और सोलर के ऊपर फोकस कर रहा है और कोल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा
बोला जा रहा है कि चाइना इस पर्टिकुलर अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकता है जिस स्पीड से वो जा रहा है, राइट। सो इंडिया को भी यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने कोल के ऑप्शंस को ढूंढने की ज़रूरत है। नाउ 2 प्लेसेस इन न्यूज़ है, प्लेसेस को देख लेते हैं। पहला प्लेस है शुजाया। शुजाया बेसिकली गाज़ा के अंदर एक सिटी है जहाँ पर इजराइल ने रिसेंटली बोला है कि हमारे ऑपरेशंस फिनिश हो गए, तो यहाँ पर अब किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस वगैरह नहीं होगा, पहली चीज़ तो शुजाया आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है मादीन एल अल्वानी। नो मादीन एल अरवाने जो है ये बेसिकली मॉरिटेनिया नाम की कंट्री आपने सुनी होगी। मॉरिटेनिया के अंदर एक डेजर्ट है, मॉरिटेनियन डेजर्ट, वहीं पर ये पर्टिकुलर विलेज प्रेजेंट है। तो ये जो विलेज है इसको 1975 में एक सूफी का सेंट थे, तो नाम था मोहम्मद लिमाइन सिदीना। मोहम्मद लिमाइन सिदीना थे, उन्होंने मादीन एल अरवानी नाम का एक विलेज को फाउंड किया था और उन्होंने इसको इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, हार्डवर्क, इन सारी के सारी जितने भी फैक्टर्स हैं इसके ऊपर बनाए हैं। नाउ बहुत सारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, फिर कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर, फिर सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों का यहाँ पर इस विलेज के अंदर इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, मॉरिटेनिया जो कंट्री है वो कंट्री काफ़ी पुअर है, वो कंट्री में काफ़ी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इस पुअर कंट्री के बीच में, इस डेजर्ट के बीच में एक विलेज ऐसा है जो कि विलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। देखो विलेज जो है काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। जो अरेबल लैंड्स है यानी कि जहाँ पर पहले बंजर ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ पर विंड की ज़मीन से उन्होंने विंड मिल्स बना लिए हैं, तो विंड को यूज़ करके जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इस विलेज है इसमें कल्चरल इंटीग्रेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं, स्टिल वो सब के सब साथ में रहते हैं। नाउ ध्यान रखिएगा, ऑल्दो एक तरफ जो मादेन है यानी कि मादेन सिटी जो है मॉरिटेनिया के अंदर, वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, कम्युनल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, बट जो बाकी रेस्ट ऑफ मॉरिटेनिया है वो सारे का सारा इस्लाम के अंदर घिरा हुआ है, इस्लामिक लॉ से गवर्न होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, जो मॉरिटेनिया कंट्री है वहाँ पर इस्लामिक लॉ फॉलो किया जाता है, बट उस मॉरिटेनिया कंट्री के अंदर एक सिटी है मादीन अल अरवाने जो कि वहाँ के डेजर्ट के अंदर है, वहाँ पर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़पेपर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे स्टडिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।